डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाक्यों के भेद। मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। शुरू करते हैं। देखिए, शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। ये सामान्य जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। शब्दों की रचना किससे होती है? वर्णों के सार्थक मेल से। और इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को ही क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। दोबारा देखिएगा, सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचार को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। तो ये आपके वाक्य की परिभाषा हो गई कि आखिर वाक्य होता ही क्या है। यहाँ से देखिएगा, मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय, आशय मतलब अर्थ, मतलब प्रकट कर सके, वही क्या कहलाता है भाई? वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के गुण। ध्यान देना, अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सामान्य जानकारी है। हमारा मुख्य विषय वाक्य के भेद है, वो हमने अभी शुरू नहीं किया है। तो वाक्य में क्या क्या गुण होने चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले सार्थकता होनी चाहिए, अर्थात वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। वाक्य रचना के लिए जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। उसमें जितने भी पद आ रहे हैं वो सब सार्थक होने चाहिए। पद का मतलब शब्द होता है, ये आप लोग जान गए होंगे, पद परिचय में मैं पढ़ा चुका हूँ। उदाहरण के लिए, राम पार्क में खेलता है, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। तो ये जो दो उदाहरण हमने देखे, दोनों में आप देख रहे हैं प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, इसीलिए ये एक वाक्य है। यदि इसमें कोई ऐसे शब्द जोड़ दिए जाते जिनका कोई अर्थ न निकल रहा होता तो फिर ये वाक्य बेकार हो जाता। तो अर्थ होना चाहिए उस वाक्य का। और दूसरा गुण क्या है वाक्य का? योग्यता। वाक्य का पहला गुण था, देखो मैं बताता हूँ, वाक्य का पहला गुण है सार्थकता और दूसरा गुण है योग्यता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है क्षमता। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। अर्थात जिस तरह की प्रसंग है, जैसी बातें चल रही है, अर्थ वैसा ही आना चाहिए। हम प्रसंग कुछ और चल रहा है, अर्थ कुछ और निकल रहा हो, तो फिर वो वाक्य योग्य नहीं कहलाएगा, उसमें अर्थ देने की क्षमता नहीं होगी। उदाहरण देखिएगा, पवन पानी खाता है, ये एक वाक्य आया है। अभी इससे जो अर्थ निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। शब्द क्या हो, वाक्य क्या होना चाहिए था? पवन खाना खाता है, ये सही था और ये वाला गलत हो गया। श्याम खाना पीता है, देखिए ये वाला, और श्याम पानी पीता है, ये, तो ये वाला गलत, ये और ये सही। इस प्रकार से दूसरा गुण हो गया योग्यता। आगे बढ़ते हैं। वाक्य का तीसरा गुण, वाक्य का तीसरा गुण है आकांक्षा। आकांक्षा का क्या अर्थ है? इच्छा। इसका आशय यह है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। उदाहरण देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लड़के खाना है, ये एक वाक्य लिखा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लड़के खाना खा रहे हैं, ये इसमें पूरा अर्थ निकल रहा है। तो जो कुछ कहना चाहते हैं वो पूरा का पूरा होना चाहिए, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें खा रहे हैं ये नहीं लगा हुआ था तो ये वाक्य कम हो गया, मतलब ये गलत हो गया। लड़के खाना खा रहे हैं, ये पूरा सही है। फिर आगे देखो, सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे, ये सही है ये वाला, और ये गलत। और आगे अगला गुण देखते हैं वाक्य का, पदक्रम। पदक्रम का मतलब है सीक्वेंस। शब्द जिस जगह पे होना चाहिए उसको वहीं यूज किया जाए।
वरना वो गलत हो जाता है। ये भी वाक्य का एक गुण है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नहीं पहले पढ़ लेते हैं। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम में होना जरूरी है। पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता है। उदाहरण के लिए, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, ये इसमें क्रम गलत हो गया। देखो सारे देश, ये सारे शब्द जो है वो देश के लिए जुड़ गया। सारे देश मतलब सभी देश, ऐसा इसका अर्थ निकल रहा है। जबकि हम कहना क्या चाहते थे, ये सारे जो शब्द है वो हमें नागरिक के लिए काम में लेना था कि देश के सारे नागरिक, यहाँ देखो ये सही लिखा हुआ है, देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ, तो ये अर्थ, तो इसमें तो ये अर्थ निकलेगा कि सभी देशों के जो नागरिक हैं वो कर्तव्यनिष्ठ है। जबकि हमारा जो कहना था, तात्पर्य था, वो था हमारे देश के बारे में। तो हमारे देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है, इसका ये अर्थ निकल गया। अब देखो पदक्रम का एक और उदाहरण देखो, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। गाय का ताकतवर दूध होता है, ये देखो गाय का ताकतवर दूध, ये ताकतवर शब्द जो है वो दूध की विशेषता बता रहा है। दूध जो है वो ताकतवर है, लेकिन असल में ये ताकतवर जो शब्द है ये दूध के लिए न होकर के जो दूध पिएगा उसके लिए काम में लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ताकतवर का अर्थ होता है ताकत देने वाला। तो गाय का ताकतवर दूध, इससे तो ये पता चल गया कि दूध अलग अलग क्वालिटी के होते होंगे, जिसमें से कुछ दूध ताकतवर है और कुछ दूध ताकतवर नहीं है। तो ये गड़बड़ हो गई। इसी की जगह क्या लिखेंगे, गाय का दूध ताकतवर होता है, ऐसे सही निकलेगा। इसी की जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। देखो मैं आपका एक उदाहरण देता हूँ, आपने कई बार ये वाक्य पढ़ा होगा, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। तो इसमें जो काटकर शब्द है उसको गलत जगह पे प्रयोग कर लिया गया है और उसी से उसका गलत अर्थ निकल रहा है। मैं लिख के बताता हूँ आपको, देखना। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, ये लो। अब इसमें क्या हुआ, इसका अर्थ ऐसा निकल रहा है कि बच्चे को काटो, जबकि ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। इसमें होना क्या चाहिए था, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो काट कर को फल के बाद में लिखना था, पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये एक और गुण हो गया पदक्रम का। अगला गुण है अन्वय। देखो अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में होना जरूरी है। क्या, मेल, उनमें आपस में मेल होना जरूरी है। मेल मतलब उनका आपस में मिल जाना, घुल मिल जाना। इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण के लिए, मेरे देश में अनेक नदियाँ बहती, मेरा देश में अनेक नदियाँ बहता है। अब देखो ये यहाँ गड़बड़ हो गई, एक तो ये मेरा में गड़बड़ हो गई और एक ये बहता है में गड़बड़ हो गई। क्योंकि मेरा इसकी जगह आना चाहिए था मेरे, और बहता की जगह आना चाहिए था बहती, क्योंकि नदी तो स्त्रीलिंग है। तो मेरे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं, ये मेल हो गया। यहाँ पर इसमें क्या मेल नहीं हो रहा था, जो क्रिया और कर्म है उन दोनों के लिंग समान नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मेल नहीं हो पाया। जब दोनों समान होंगे तभी मेल हो पाएगा भाई। आगे देखिए, चूहे किताबें कुतर गई। अब देखो यहाँ पर वाक्य में मेल नहीं हुआ। चूहे किताबें कुतर गई, ऐसा लग रहा है चूहे किसी का नाम होगा और वो एक लड़की होगी, जबकि यहाँ पर आप जानते हैं चूहे किसी का नाम नहीं हो सकता। तो चूहे तो क्या है, बहुवचन शब्द है जो अनेक चूहों के बारे में बता रहा है। और जब ये बहुवचन है तो फिर ये जो क्रिया है, सहायक क्रिया, ये भी बहुवचन में ही होनी चाहिए थी और इसीलिए गड़बड़ हो गई, तो मेल नहीं हुआ। तो होना क्या चाहिए था, चूहे किताबें कुतर गए, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्लाइड में चलते हैं। ये आ गए सब आपके वाक्य के अंग। ध्यान दो, अभी तक भी हम लोग हमारा जो मुख्य टॉपिक है उस पर नहीं पहुँचे हैं। हमारा आज का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। लेकिन मैं आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको ये बातें स्पष्ट रहे। यही बातें आपको सहायता करेंगी आगे के वाक्यों को पढ़ने के लिए।
तो वाक्य के अंग देख लेते हैं। वाक्य की संरचना के आधार पर उसके दो भाग, उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य और विधेय। ध्यान देना, वाक्य के अंगों की बात कर रही है, उसकी संरचना के आधार पर दो भाग है, उद्देश्य और विधेय। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या होता है? देखो, उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में हम कह रहे हैं ना, वो उद्देश्य है। उदाहरण देखो, राम सो रहा है, तो यहाँ पर सोने की क्रिया है और इसको कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ये बात किसके बारे में कही जा रही है? राम के बारे में कही जा रही है, मतलब राम ही इसका उद्देश्य हो गया। और अगला उदाहरण देखो, राजू खाना खा रहा है, तो खाना खाने की क्रिया हो रही है और किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन खा रहा है खाना? राजू खा रहा है, तो ये उसका उद्देश्य हो गया। किसान फसलों के पेड़ भी लगाते हैं, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। ये सभी इस वाक्य में क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अभी देखो, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा सरल करके बता देता हूँ। उद्देश्य कौन होता है? आप देखिए, इन सभी वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान, ये सभी इन वाक्यों के कर्ता भी हैं। आप देख पा रहे हैं ना? तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि उद्देश्य मतलब कर्ता, तो आपको थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए राम, राजू, जवान और किसान क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। वाक्य का अगला अंग है विधेय। देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब विधेय यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो उसका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। जैसे कि करण खेल रहा है, तो करण तो कर्ता है, यानी कि ये तो क्या हो गया भाई? उद्देश्य हो गया। और इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है, ये खेल रहा है, ये हो गया आपका विधेय। ये याद रखना आप लोग, ठीक है? तो जिसके बारे में कहा जाता है वो तो हो गया उद्देश्य, और जो कुछ भी कहा जाएगा वो हो गया विधेय। दूसरे शब्दों में समझेंगे तो किसी भी वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो विधेय हो जाएगा। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं, चित्र देख लेते हैं। चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्रकार कर्ता हो गया, उसके बारे में कहा गया है वो उसका विधेय हो गया। चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई है। ये इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड में। ये आपका मुख्य बिंदु आ गया है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ध्यान देना, हम लोग पिछली कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ कर के आए हैं। आज इस 10वीं कक्षा में हमारे पास में रचना के आधार पर वाक्य भेद है। देखिएगा, रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य, ये याद रखना आप लोग, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था उद्देश्य और विधेय क्या होता है, तो आप समझ रहे होंगे। फिर से बताता हूँ, उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय मतलब उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो, या यूँ कहें कि उसके लिए कहा गया कर्म और क्रिया। तो और सीधे शब्दों में समझना चाहे तो सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होते हैं। ऐसा समझेंगे तो भी आपके लिए आसान होगा, और उसी को क्या कहेंगे भाई? सरल वाक्य कहेंगे। उदाहरण देखो, वर्षा हो रही है, ये वर्षा हो रही है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। इन सब में देखिए एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, या यूँ कहें कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। तो ऐसे में ये सभी जो है वो सरल वाक्य के उदाहरण हो गए। आपको इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है, ये देखो मैं बताता हूँ। यदि ये याद रहेगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये वाला, तो वो सरल वाक्य होता है भाई।
अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये आ गया संयुक्त वाक्य। दूसरा जो भेद है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में चलते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान देना, दो वाक्य हैं या फिर दो से अधिक वाक्य हैं। दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ गए, और वो भी किससे जुड़ गए? समुच्चय बोधक अव्यय से। समुच्चय बोधक अव्यय में आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने पद परिचय पढ़ाया था तब आपको समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ाया था, तो आपको समझ आता होगा। फिर भी यहाँ उदाहरण देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं और वो भी समुच्चय बोधक अव्यय से, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। देखो, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, ये एक वाक्य हो गया। माँ बाजार गई बिल्कुल एक वाक्य है। सब्जियां लेकर आई ये दूसरा वाक्य है। ये इसमें आ गया समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में। और इस तरह से जब ऐसे दो सरल वाक्यों को संयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया जाए तो जो नया वाक्य बनेगा वो होगा संयुक्त वाक्य। आगे उदाहरण देखिए। आप खाना खाएं, ये एक अलग वाक्य हो गया। आराम करें, ये दूसरा वाक्य हो गया। और ये और जो है ये फिर से समुच्चय बोधक आ गया और इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, ये दूसरा हो गया। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। अब इसमें ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर आपको लगेगा कि एक ही वाक्य है, लेकिन यहाँ पर असल में दो वाक्य हैं। ये या शब्द जो है वो बीच में लगाया गया है क्योंकि इससे पहले वाला जो आप चाय पियेंगे ये वाक्य जो का त्यों ही आगे रिपीट होना था। जैसे आप चाय पियेंगे और फिर इसके आगे लिखा होता आप कॉफ़ी पियेंगे, इस तरह से लिखा जाता है। ये इस तरह के दो स्वतंत्र वाक्य थे। आप चाय पियेंगे, आप कॉफ़ी पियेंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें देखो आप और पियेंगे दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है तो उनको दो दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों कट गए, ये दोनों हट गए, तो फिर बचा क्या? कॉफ़ी। तो आप चाय पियेंगे और या समुच्चय बोधक अव्यय लगा करके आगे लिख दिया कॉफ़ी। इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। इसमें भी इसीलिए जो शब्द है ये समुच्चय बोधक है। राम बीमार है, राम स्कूल नहीं आया, ये इस प्रकार का एक दो अलग अलग वाक्य थे जिनको जोड़ दिया गया क्योंकि दोनों में कर्ता एक समान था, कॉमन था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है, ये फिर से दो अलग स्वतंत्र वाक्य थे, उनको तो से जोड़ दिया गया है। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेंगे। सोमवार को हड़ताल एक स्वतंत्र वाक्य है, बाजार बंद रहेंगे एक अलग वाक्य है, और इन दोनों को अतः से जोड़ दिया गया, ये बन गया आपका संयुक्त वाक्य। अब आगे देखो संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करें, ये आप समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संयुक्त वाक्य की पहचान, दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। दो जो वाक्य जोड़े जाते हैं उनके बीच में क्या होता है? समानाधिकरण, अर्थात आमतौर पर दोनों में कोई ना कोई संबंध होता है। उन दोनों का जो अधिकरण है में, पे, पर, ये वाला संबंध एक समान होता है। दूसरी पहचान क्या है? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। अभी पीछे उदाहरण बताया था, आपको तब बताया था कि प्रत्येक संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। वो चाहे से अलग अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ भी अलग अलग निकलता है। ऐसा नहीं है कि उनका अर्थ एक दूसरे पर निर्भर होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका अपना स्वतंत्र पूर्ण अर्थ निकलता है। और आगे देखते हैं, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की व्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहता है। ये समझने वाली बात है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर अर्थ के लिए आश्रित नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। और जैसे ही एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो जाएगा तो वहाँ पर ये संयुक्त ना होकर के मिश्र हो जाएगा, अभी आपको पता लग जाएगा आगे। तो ये आपके संयुक्त वाक्य की पहचान हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। ये आ गया आपका मिश्र वाक्य। ये देखिएगा मिश्र वाक्य।
जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो। ये देखो, अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं लेकिन वो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक तो मुख्य होता है और एक उपवाक्य होता है, और उपवाक्य जो होता है वो मुख्य पर आश्रित होता है। ये याद रखने वाली बात है बेटा। तो इसीलिए मैं दोबारा से आमतौर पर जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो ऐसा बोलता हूँ, आपको भी बोल के बता रहा हूँ, जो आश्रित होता है वो मिश्रित होता है। ये मिश्र वाक्य जो है ना, मिश्र वाक्य, इसको मिश्रित भी बोलते हैं। मिश्रित, ऐसा ये वाला मिश्रित, आश्रित, मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य ऐसा भी बोल देते हैं। तो आपको राइमिंग के लिए याद रखना है, जो आश्रित होता है वो मिश्रित होता है। यदि ऐसा याद रख लेंगे ना तो फिर आपको मिश्र और संयुक्त में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो याद रखना है, जो आश्रित होता है वो मिश्रित होता है। हम पढ़ रहे हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा तैसा, जो, वह, जब तब, क्योंकि आदि व्याधिकरण योजकों से जुड़े हुए होते हैं। ये शब्द भी आपको याद रखने हैं। ये वाले शब्द आपको जिस वाक्य में दिख जाएं तो आपको वहाँ समझना चाहिए कि यहाँ पर मिश्र वाक्य है। दोबारा बताता हूँ, ये शब्द की, जैसा तैसा, जो, वह, जब तब, क्योंकि आदि, ये शब्द जहाँ होंगे आप समझना कि वहाँ मिश्र वाक्य है। आगे उदाहरण दिए हुए देखते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। शब्दों पे ध्यान दो। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। देखो, बिजली चली गई ये तो मुख्य वाक्य है, और शाम हुई ये क्या है, उपवाक्य है, ये इस पर निर्भर है। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग वाक्य थे, एक दूसरे पर निर्भर था, इसीलिए इनको जैसे लगा करके लिखा गया और ये मिश्र वाक्य हो गए। आगे देखो भाई, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो ये जब और तब आ गया तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये मिश्र वाक्य है। हम पढ़ेंगे लेकिन कब? जब नई कक्षा में दाखिला होगा। तो यहाँ पर नई कक्षा में दाखिला होगा, इस बात का अर्थ निकलता है हम पढ़ेंगे से। आगे देखो, जब राम आया तो श्याम चला गया। यहाँ देखो, जब और तो, ये दो शब्द आ गए, इनसे आपको तुरंत पहचान जाना चाहिए कि ये तो एक मिश्र वाक्य है। और आगे देखते हैं, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। देखो, ये उस और ये जिसने, ये दो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि ये मिश्र वाक्य हैं। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो काले जूते पहने हैं ये तो मुख्य वाक्य हो गया, और लड़के को बुलाओ ये आश्रित वाक्य हो गया। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। तो इसमें ये जब और तो, ये दो शब्द हैं जो हमें पहचान कराते हैं कि ये क्या हो गया, एक मिश्र वाक्य हो गया। अब देखो आगे, उपयुक्त वाक्यों, आश्रित और मुख्य उपवाक्य इस प्रकार हैं। अभी जो वाक्य पढ़े थे हमने उनके कौन सा मुख्य वाक्य है, कौन सा आश्रित उपवाक्य है और योजक क्या क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि बिजली चली गई ये मुख्य वाक्य है, शाम हुई ये आश्रित वाक्य है। शाम हुई का अर्थ इसके बिना नहीं निकलेगा, इसलिए ये आश्रित हो गया। ये आश्रित है उसके ऊपर। आश्रित होना मतलब निर्भर होना होता है भाई। आश्रित होना मतलब निर्भर होना, डिपेंड होना। तो ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं इनका अर्थ इनके आधार पर ही निकलता है। इसका मतलब ये जो है ये बेचारे आश्रित हैं, यानी कि ये निर्भर हैं, ये डिपेंडेंट है इनके ऊपर भाई। तो ये और ये इनके योजक हो गए। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार संभव होते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न मिश्र वाक्य के संबंध में आएगा यदि तो इन उपवाक्यों में से ही आमतौर पर आता है, ये ध्यान रखना। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं।
अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ये आ गई। तो जो मिश्रित वाक्य के 3 भेद थे उनमें हम लोग पहुंच गए हैं। अब सबसे पहले है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, जो उपवाक्य वाक्य के अंदर किसका काम करते हैं, संज्ञा का काम करते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य के पहले प्रायः की का प्रयोग किया जाता है। आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य हो गया। और आगे देखते हैं, राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर आएगा, फिर से किया गया, यहाँ भी किया गया, जैसा कि यहाँ बताया गया था। देखो फिर से बता देता हूँ। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः की का प्रयोग होता है। अब देखो फिर से, ये यहाँ देखना, मैं चाहता हूँ, ये तो हो गया मुख्य वाक्य। तुम डॉक्टर बनो, तो यहाँ पर किसी और व्यक्ति को कहा जा रहा है और उसको डॉक्टर बनाना है, मतलब वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और संज्ञा तो आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और आगे अगला उदाहरण देखते हैं। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर आएगा, तो राम को विश्वास है, ये तो मुख्य वाक्य हो गया, और श्याम होली पर जरूर आएगा, ये संज्ञा हो गई, संज्ञा उपवाक्य हो गया, क्योंकि इसमें किसी संज्ञा के बारे में बात चल रही है। और आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी, ऐसा लगता है, ये मुख्य उपवाक्य हो गया। महंगाई कम नहीं होगी, इसमें ये महंगाई जो है ये संज्ञा वाक्य हो गया। महंगाई संज्ञा शब्द है और इसीलिए ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। महंगाई एक भाव है, ऐसा आप लोग जानते होंगे, तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। और आगे देखो, गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, गांधी जी कहते थे, ये तो मुख्य वाक्य हो गया। हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसमें हिंसा एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो गई, तो ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। और आगे चलते हैं। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, तो ये पवन ने कहा, ये तो मुख्य वाक्य हो गया। वह दिल्ली जाएगा, तो इसमें दिल्ली एक स्थान का नाम है और इसीलिए ये क्या हो गया भाई, संज्ञा हो गया, और इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। और आगे बढ़ते हैं। विशेषण उपवाक्य। विशेषण में विशेषता आती है, इसलिए उसको कह देते हैं। देखिएगा, विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध आदि की विशेषता बताए, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, तो ये वह खड़ा हो जाए, ये तो हो गया मुख्य हो गया भाई, ये मुख्य हो गया, ये मुख्य हो गया। और इसके लिए विशेषण है कि खड़ा क्यों हो जाए, आखिर इसने ऐसा किया क्या है, भैया इसने कार्य नहीं किया, तो ये जो मुख्य है इसकी विशेषता है कि इसने कार्य नहीं किया है। और कार्य करना, कार्य नहीं करना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है ना। वह जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है, तो अध्यापक होता है, ये तो क्या हो गया, मुख्य वाक्य हो गया। और ये अध्यापक होता कौन है भाई, इसकी क्या विशेषता है, पढ़ाता है, ये इसकी विशेषता हो गई, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आगे देखो, ऐसे ही, उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है, तो जिनके हाथ में बैग है ये मुख्य वाक्य हो गया। उन अंकल को बुलाओ, ये विशेषण हो गया। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे, तो साइकिल कहाँ है, ये तो मुख्य वाक्य हो गया। जिससे आप आए थे, साइकिल की विशेषता है कि कल उससे आप आए थे, तो ये विशेषण हो गया। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया, वह तो चला गया, वह कौन, जिसे आप ढूंढ रहे थे, तो वह चला गया, ये तो मुख्य वाक्य हो गया। और उसकी विशेषता है कि उसको कोई ढूंढ रहा था, तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया। वह आम कौन सा है जो दशहरी है। अब देखो यहाँ पर, जो अब किसी आम के बारे में पूछा जा रहा है, ये मुख्य वाक्य हो गया, ये एक प्रश्न है, और उस आम की विशेषता क्या है कि वो दशहरी है, तो ये विशेषण हो जाएगा। और आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये आ गई, आखिरी भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, ध्यान देना,
विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बताता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई। देखिएगा, जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण वाक्य में किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्य, कारण आदि का द्योतन करते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। इन उपवाक्यों में जहाँ, जैसा, जब, त्यों, ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जब राम आया तो बारिश हो रही थी, ये देखो जब राम आया, तो इसमें ये जो जब है ना, ये तो हमें समुच्चय बोधक शब्द है, इसलिए पता, इससे पता पहचान हो जाएगी कि अरे ये तो मिश्र वाक्य, और मिश्र में भी कौन सा है वो पता लगा लेंगे। राम आया ये एक सामान्य वाक्य था, मुख्य वाक्य था। ये तो जो है ये फिर से समुच्चय बोधक हो गया। बारिश हो रही थी तो ये कालवाची क्रिया विशेषण हो गया। राम का आना ये क्रिया है, बारिश का होना ये उस समय की विशेषता है। तो कालवाची क्रिया विशेषण अर्थात समय बताने वाला क्रिया विशेषण हो गया। यदि वो पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता, कार्य कारण। यदि वो पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बन जाता। ये कार्य और कारण क्रिया विशेषण है। कार्य और कारण मतलब कार्य करेंगे उससे कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान, पढ़ लेता तो अच्छा इंसान बनता। तो कार्य और कारण के आपस में बीच में क्या हो गया भाई, संबंध हो गया। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, ये स्थानवाची है। तो ये हो गया जहाँ जहाँ ये स्थान है, जहाँ जहाँ स्थान है उसकी विशेषता क्या है, उनका भव्य स्वागत हो गया। जहाँ तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ, ये रीतिवाचक है। जहाँ तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ, ये रीति, तरीका, ढंग हो गया। जैसे अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा ही किया, ये जैसा और वैसा रीतिवाचक हो गया, ढंग या तरीका बता रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी रीति हो गई। जैसा और वैसा, जितना तुम जानते हो उतना काम करो, जितना तुम जानते हो उतना काम करो, ये कालवाची नहीं है भाई, ये गलत है यहाँ पर है। जितना तुम जानते हो उतना काम करो, ये तो रीतिवाचक होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर फिर वाच्य परिवर्तन करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि ध्यान देना आपके वाक्य के भेद में से 4 प्रश्न आएंगे, कुल 4 नंबर के। उनमें से एक में तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा भेद है वाक्य का, और बाकी के 3 में आपसे वाक्य परिवर्तन करवाया जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई। तो यहाँ पर वाक्य परिवर्तन के भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ताकि आप देख लीजिए आराम से, आपको समझ में आ जाए। ये वाक्य परिवर्तन, किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाक्य परिवर्तन कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य को मिश्र में परिवर्तित करना। ये देखो सरल वाक्य है उसको किस में बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। देखो साधारण वाक्य में लिखा हुआ है अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखो यहाँ पर अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, ये साधारण वाक्य या सरल वाक्य है। अब इसी को मिश्र में बदलना है, तो देखो कैसे करेंगे। जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। जो अर्थ इसमें निकल रहा है वही अर्थ इसमें निकल रहा है, लेकिन वाक्य को लिखने का ढंग बदल गया, और इसी से ये सरल के बजाय, साधारण के बजाय मिश्रित हो गया। ऐसे ही आगे देखते हैं, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। देखो दूसरा वाक्य देखो, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, ये सरल या साधारण हो गया। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, ये देखो उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, ये मिश्रित हो गया। देखो मनु ने अलौकिक दृश्य देखा, मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था, ये मिश्रित हो गया। शाम होते ही वह चली गई, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। दोनों वाक्यों का अर्थ एक समान है, लेकिन लिखने का तरीका बदलते ही वाक्य का प्रकार बदल गया है। सरस कवि का सब आदर करते हैं, जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हम लोग साधारण या सरल वाक्य को मिश्रित या मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखो सरल को संयुक्त में बदलना, ऊपर तो हमने सरल को मिश्र में बदला था, यहाँ हम लोग सरल को संयुक्त में बदल रहे हैं। देखो आप खाकर आराम करें, ये सरल वाक्य है। आप खाना खाएं और आराम करें, ये हो गया संयुक्त वाक्य। बादल घिर कर भी न बरसे, बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई, ये
मिश्र संयुक्त वाक्य हो गया। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं, ये संयुक्त हो गया। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया, रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया, ये संयुक्त हो गए भाई। और आगे देखते हैं, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, मिश्र से संयुक्त, इसको देखते हैं हम लोग। मिश्र से संयुक्त, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो, ये मिश्रित वाक्य था, इसको संयुक्त में बदलना है। आप घर आइए और बात कीजिए, इसमें और शब्द लगा दिया, पहचान में बता ही चुका हूँ, फिर भी आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और यदि इनको एक बार लिखेंगे तो फिर तो एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा आपको। हाँ, तो इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना है। यदि हम लोग क्लासरूम में होते आमने सामने तब भी आपको लिखवा था, तो यहाँ से आपको लिखना ही लिखना है। आगे देखिए, मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा, ये एक मिश्र वाक्य है। ये जब और तब से हमें पता चलता है कि ये एक मिश्रित वाक्य है। अब इसको देखो क्या कर दिया हमने, मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा, तो ये और शब्द से हमें पता चल गया कि ये क्या है, संयुक्त है। जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए, ये जैसे ही और वैसे ही से पता चलता है कि ये मिश्रित है। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, ये और से पता चलता है कि ये एक संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार आप देख पाते हैं कि इस तरह से हम लोग वाक्यों को बदल भी सकते हैं। और मैं कह चुका हूँ कि बदलने वाले टॉपिक से ही आपके 3 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य भेद है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर और कुछ परिवर्तन वाले वाक्य दिए गए हैं। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन, ये देखते हैं, ये हमने नहीं किया अभी तक, तो इसको देख लेते हैं एक बार। मिश्र वाक्य से सरल में परिवर्तन, ये देखिए भाई, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, तो ये जब शब्द से हमें पता लग जाएगा कि ये मिश्र है। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, ये सरल हो गया, बिल्कुल सरल है। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो ये की जो है ये इससे पता लग जाएगा कि ये मिश्र है। आप मुझे अपने जन्म स्थान का और जन्म का स्थान और समय बताओ, ये सरल हो गया। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ये जब से पता चलता है कि ये मिश्रित है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ये बिल्कुल सरल है। मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें, ये की से पता चलता है कि ये मिश्रित है। मेरा विचार आज फिल्म देखने का है, ये सरल है। और आगे देखिए, संयुक्त से मिश्रित, ये वाला बदल के हमने नहीं देखा था, बाकी सारे प्रकार जो है वो हम बदल के देख चुके हैं। अब यही एक बचा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। संयुक्त से मिश्रित में ये सबसे मुश्किल भी होता है, बच्चे आमतौर पर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। और मैं इसके उदाहरण भी ढेर सारे लाया हूँ, तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। प्रत्येक उदाहरण को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। मैं यहाँ कुछ उदाहरण बताता हूँ। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, ये संयुक्त वाक्य है। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, ये मिश्रित वाक्य है। देखो, मैं अच्छा खेला, अब आपको मैं यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, ये एक अलग वाक्य था और ये है अलग वाक्य था। इन दोनों को किंतु से जोड़ दिया गया। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संयुक्त वाक्य में 2 अलग अलग वाक्य होते हैं, उनको समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमने किस तरह से जोड़ा। अब आ जाते हैं मिश्र वाक्य में। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, आश्रित है, और जहाँ आश्रित हो वहाँ मिश्रित होता है। यहाँ पर आश्रित नहीं है। मैं अच्छा खेला अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, हार गया अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन यहाँ हम देखें, यद्यपि मैं अच्छा खेला, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, फिर भी हार गया, इसका भी अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये अर्थ निकलेगा। और अगला उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। वह परिश्रमी था और सफल हुआ। वह परिश्रमी था, ये एक वाक्य हो गया जिसका अर्थ निकल रहा है। हाँ, परिश्रमी हो सकता है, हम विशेषता बता रहे हैं किसी की, तो स्वतंत्र अर्थ है। सफल हुआ, ये भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ देने वाला वाक्य, और से इनको जोड़ दिया। अब आगे देखो, इसी का मिश्रित वाला, वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ, तो ये इसलिए जो शब्द है इसकी वजह से ये क्या हो गया, मिश्रित हो गया भाई।
ये आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं, इसके ढेर सारे उदाहरण हैं, ढेर सारे, ये इतने सारे। देखो ये एक बड़ा सा उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको, सुम बड़ा दिखाता हूँ। चलो मैंने बड़ा कहा है तो बड़ा ही दिखाऊंगा। ये तो हो गए आपके संयुक्त और ये हो गए आपके मिश्रित। देखते हैं, पहले संयुक्त वाले का उदाहरण देखते हैं। आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं पर वे सुखी नहीं हैं। देखो आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं, ये एक बिल्कुल अलग वाक्य है और इसका अर्थ भी निकल रहा है। वे सुखी नहीं हैं, ये बिल्कुल एक अलग वाक्य हो गया और दोनों के अपने अपने स्वतंत्र अर्थ भी निकल रहे हैं। इसका मतलब ये मिश्रित नहीं है, क्योंकि आश्रित नहीं है ना, अपने अपने स्वतंत्र अर्थ है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। इन दोनों को पर लगा करके आपस में जोड़ दिया तो ये हो गया संयुक्त। लेकिन अब जब हम दूसरी तरफ चलेंगे तो आप देखिएगा एक वाक्य का दूसरे पर अर्थ निर्भर करेगा। यद्यपि आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं तथापि वे सुखी नहीं हैं। तो यहाँ पर आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं, ये तो मुख्य वाक्य हो गया। वे सुखी नहीं है, ये मिश्रित वाक्य हो गया। और मिश्रित में भी कौन सा हो गया? उपभेद में यदि चलें, वे सुखी नहीं है, ये जो है ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। विशेषण, क्योंकि शहर के लोगों की विशेषता बता रहा है कि वो क्या नहीं है, सुखी नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके एक और स्लाइड पूरी हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ देखें कितना सीखा। इसमें मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न ढूंढ के लिखा है, आपको इन सभी प्रश्नों के बारे में उत्तर लिख करके बताने हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनके भेद लिखिए। आपको बताना है कि यहाँ पर रचना के आधार पर कौन सा भेद है, भाई सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है, ये बताना है। अगली स्लाइड में चलते हैं, ये आ गया। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए, ये बदलने वाला हो गया। और अगली स्लाइड में चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए, ये भी फिर से बदलने वाला हो गया। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए, ये भी बदलने वाला हो गया। और बस यहीं तक का था। तो ये जो 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो चारों प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ आपको दिए। ये वाला तो हो गया आपके वाक्य परिवर्तन का सरल वाला, और ये वाला हो गया संयुक्त में बदलने वाला, ये हो गया मिश्र में बदलने वाला, ये हो गया वाक्य की पहचान करने वाला, और ये अन्य हो गए आपके बाकी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। अब हम लोग अपने मुख्य पृष्ठ पर आ जाते हैं। आज की कक्षा बस इतनी ही थी, यहीं पर ही पूरी हो जाती है। ये यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही है। थैंक यू।